नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सेवर के इस बेहद खास अंक में, जहां हम आज बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की भी। तो आइए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 2 बार संभाली देश के प्रधानमंत्री की कमान। आर्थिक सुधारों के लिए किया जाता रहेगा उन्हें हमेशा याद। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भीषण शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि अब पाकिस्तान में, हुआ था। तो देश के आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण का अध्याय लिखने के लिए उन्हें हमेशा सर्वप्रथम याद किया जाएगा। लाइसेंस परमिट राज को खत्म करने के लिए जिस तरह से वित्त मंत्री के तौर पर मौन रहकर भी कई मुखर फैसले, बड़े फैसले जो परिवर्तनकारी साबित हुए भारत की आर्थिक सफर के लिए, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए थे। राजनीतिक शुचिता, राजनेता के तौर पर उनका आचरण कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे राजनेताएं और राजनीति के लिए उदाहरण स्वरूप माना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान देश भर में राष्ट्र ध्वज झुके हुए हैं। साथ ही कहीं भी सरकारी मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार बीमार चल रहे थे। बीती रात मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन, उनकी अत्यंत
विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत के प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खोया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों, अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय आरबीआई में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों, समर्थकों के प्रति संवेदना जताता हूँ। वाहिगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी हूँ। उनके नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे। और यूपी के शासनकाल में ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और आप देख सकते हैं कि जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो उनके आवास पर। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करना चाहेंगे, जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस तरह से याद किया जाता है कि उनके मौन ने भी कई बड़े मुखर और युगांतकारी फैसले लिए आर्थिक परिदृश्य में, और आज उन्हें देश नमन कर रहा है। बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, उनका जो मौन था, उस मौन में भी बड़ी ताकत थी और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए उनको याद किया जाएगा। आर्थिक सुधारीकरण, जो आर्थिक उदारीकरण का दौर हिंदुस्तान में चला, उसके लिए मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। 1991 में जब साझा सरकारों का दौर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उस दौरान आर्थिक पटरी से हिंदुस्तान जो है वो पूरी तौर पर उतर चुका था और उस आर्थिक पटरी पर लाने का श्रेय जो है वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे और पंजाब विश्वविद्यालय से भी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो हर हाल में हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक पटरी पर लाने में, जो देश को लाने में मदद की, वो उसके लिए मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। एक सौम्य, शालीन और कहीं ना कहीं गंभीर राजनेता के तौर पर भी उनको याद किया जाएगा। बड़ी से बड़ी चुटकियां भी अगर कोई उन पर ले लिया करते थे तो मनमोहन सिंह उसका कोई जवाब नहीं देते थे और शालीनता और सौम्यता के साथ अपने सहकर्मियों का सम्मान करना, उनके साथ सियासत जो है वो करना, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है उनका एक व्यक्तिगत स्वभाव था। मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि मौसम का मिजाज चूंकि बहुत खराब हो गया है और बारिश बहुत तेज हो गई है। मैं बिल्कुल आधा से ज्यादा मैं भीग चुका हूं और यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर जो है तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर छाते लगाकर लाइव कर रहे हैं। हमारी दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है उसको अगर हमारे कैमरा में दिखा राजेश, हम मान सकते हैं कि लेकिन गाड़ियों का काफिला है। बिल्कुल राजेश, हम मान सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के रूप में प्रतिष्ठित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो सृष्टि भी दे रही है। हमारे साथ कुमार आलोक भी मौजूद हैं। कुमार, जिस राजनेता को हम आज याद कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक शुचिता की मिसाल दी जाती है जब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की। उस लिहाज से किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें आज देश याद कर रहा है? देखिए, जब 1991 का जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने, और आर्थिक उदारीकरण का जो दौर भारत में शुरू किया था उस समय मनमोहन सिंह ने, तो जब बजट पेश करने के बाद जो बजटीय भाषण होता है उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता होते हैं जो अमूमन सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उस समय के प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भूरी प्रशंसा की मनमोहन सिंह की इस स्टैंड की, और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने हमारा जो आर्थिक मॉडल है उसको चुरा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के अंदर भी तमाम दलों से ऊपर उठ के मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह कहा करते थे कि आई एम ए गुड इकोनॉमिस्ट बट नॉट ए गुड स्टैटिशियन, यानी हम सांख्यिकी विद नहीं है लेकिन इकोनॉमिस्ट जरूर हैं। इसी तरीके से हम उनका देखें कि 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था अविभाजित पाकिस्तान के प्रांत में, और उनकी मौत भी 26 दिसंबर को हुई। तो 26 नंबर से कैसा संयोग है आप समझ सकते हैं। और हमने जो पूरा यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो कार्यकाल देखा, तो इसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में
जब 2009 में परमाणु इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे जिस तरीके से वामपंथी पार्टियों ने एक तरह से समर्थन वापस लेने की घोषणा की, लेकिन मनमोहन सिंह वहां झुके नहीं और मनमोहन सिंह उस बिल को संसद से पास कराया गया। और इसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में मैंने देखा था कि सिंह इज किंग के पोस्टर को लेकर के कांग्रेस के समर्थक या उनके जो चाहने वाले थे वो उस दिन हीरो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह एक आप कह सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के दौर को भारत में प्रतिस्थापित करना, और आप समझ सकते हैं कि 1991 में जब उन्होंने बजट पेश किया और आर्थिक उदारीकरण का दौर इस देश में शुरू हुआ तो आप समझ सकते हैं कुछ समय सोना गिरवी रखना पड़ा था सरकार को, यानी हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। और आप अगर 2008 के वैश्विक मंदी की बात करें, जब विश्व के सबसे बड़े बड़े बैंक जो थे वो धाराशायी हो गए थे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी थी वो स्थिर रही, भारत की इकोनॉमी मजबूत रही। तो मनमोहन सिंह का जो योगदान है भारतीय अर्थनीति में या भारतीय अर्थव्यवस्था में उसको भुलाया नहीं जा सकता। कुमार, अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस तरह से समझें, जो उनका व्यक्तित्व है कि एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर भारत के सबसे उच्चतम पद पर जो राजनीति में कहा जाता है प्रधानमंत्री पद, वहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया। लेकिन सबसे अहम ये रहा कि जिस तरह से विनम्रता से वो अपनी चुप्पी के साथ कई फैसलों का जवाब दिया करते थे कि कई उनके जो विरोधी भी थे वो इनके इस गुण के मुरीद बन गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए उनकी जो भी नीतियाँ रही, भले ही यूपीए 1 का जो कार्यकाल आप देखें जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, मनरेगा को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मनरेगा जो बाद में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ भारतीय इकोनॉमी के लिए, और ख़ास करके जो लेबरर्स थे, मजदूर थे, जो मजदूरी के लिए दूसरे जगह प्रवास करते थे, जो उस पर उन्होंने लगाम लगाई और बहुत सारे ऐसे फैसले, राइट टू एजुकेशन का जो फैसला लिया। लेकिन यूपीए 2 की जब सरकार बनी और उस सरकार में तमाम तरह के जो घोटाले और भ्रष्टाचार की जो खबरें आई या जो जांचें हुई तो उसमें थोड़ी छवि जरूर डेंट हुई, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह अपनी नीतियों पर हमेशा दृढ़ रहे और आलोचनाओं को भी उन्होंने एक तरह से आलोचनाओं को भी उन्होंने सर माथे पर उठाया। और कभी भी आप देखें कि संसद के सत्र में मैंने तो लास्ट उनको देखा कि राज्यसभा में जब वो आए थे, व्हील चेयर पे आए थे, लास्ट जो उनका था 2023 में आए थे, वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी विधेयक था, उस पे वो वोटिंग करने के लिए आए थे। तो उस समय लगा कि मनमोहन सिंह की तबीयत ज़्यादा खराब हो चली है और उनका बाईपास भी 3 से 4 बार हो चुका था। तो ये कहना कि मनमोहन सिंह अपने आप में एक भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे पुरोधा के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने अर्थव्यवस्था की पटरी को, जो भारत की अर्थव्यवस्था की पटरी बिल्कुल ढह चुकी थी, आपको मैंने पहले भी बताया कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थी तो सोना को गिरवी रखना पड़ा था। तो उस अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय उनको जाता है। और एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में, एक आईएमएफ के प्रणेता के रूप में, आईएमएफ में भी वो एक बड़े अधिकारी रहे थे, विश्व बैंक में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और भारतीय गवर्नर भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। तो इन सारी उपलब्धियों को एक साथ अगर हम समेट के देखें तो इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह का कोई तोड़ नहीं था। वित्तीय समझ की अगर बात की जाए तो उनकी वित्तीय समझ बहुत ही सटीक, प्रिसाइस और क्रिस्प थी, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारा लोग। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। तो क्या हम मान सकते हैं जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा, जहां उन्होंने राजनीतिक शुचिता की तो मिसाल पेश की ही, लेकिन अपने तमाम सियासी फैसलों से, खास तौर पर जो गठबंधन सरकार चलाने का संचालन उनके नेतृत्व में किया गया, उसके लिए भी उन्हें जाना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यूपीए 1 की अगर आप देखें कि एक तरह से अगर 1991 में जब उदारवाद का जो दौर आया और मनमोहन सिंह ने जब बजट पेश किया था तो वही वामपंथी पार्टियां बिल्कुल लामबंद हो गई थी उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ पूरा एक तरह से जितनी भी लेफ्ट पार्टीज थी या जो समाजवादी धारा के विचारधारा के जो नेता थे या जो दल थे, वो खासा विरोध का उनका सामना करना पड़ा था और मनमोहन सिंह बिल्कुल चारों तरफ से घिर गए थे।
लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़िग रहे और उन्होंने उस धारा को यानी मुक्त व्यापार व्यवस्था की धारा को आगे बढ़ाए रखा और कभी ये पीछे नहीं देखा कि कौन हमारी आलोचना कर रहा है और कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है। और उसी का प्रतिफल था कि आज आप देख रहे हैं कि आप गुड़गांव आप देख रहे हैं या नोएडा आप देख रहे हैं या साइबर सिटी आप हैदराबाद देख रहे हैं। तो ये सारे जो परिणाम आप देख रहे हैं या ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक का दौर है या सॉफ्टवेयर का दौर है, तो भारत एक बहुत बड़ा पावर बना। क्योंकि हम आप देख सकते हैं कि हम चिप नहीं बना सकते थे, कंप्यूटर का जो चिप छोटा सा चीज होता है, लेकिन अब अगर आप देखें कि आज भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की मांग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। अगर आप गूगल के सीईओ को देखें या और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को देखें तो ये मनमोहन सिंह के आर्थिक मॉडल का कमाल था जो आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत का झंडा पूरे विश्व में फहरा रहा है। वहीं कुमार आलोक, हम जानते हैं कि कुशल प्रशासक के तौर पर तो उन्हें याद किया जाएगा, लेकिन खास तौर पर एक शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको भी हम भूल नहीं सकते। और सबसे अहम बात, मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो आज सुबह मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोकहित और जनहित के लिए किया जाए, इसके लिए भी उन्हें जाना जाता था। देखिए, एक बार मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ पर जो दिल्ली डीटीसी का जो डीटीसी है वो घाटे में है, पहले भी घाटे में था और आज भी घाटे में है। तो वहाँ पे कुछ लोग आए और कहे कि जो फेयर हैं डीटीसी बसेस के जो फेयर हैं वो उसको इतना कम है जो मार्केट के अनुसार उसको बढ़ना चाहिए, तब जा करके डीटीसी जो है वो डीटीसी की इकोनॉमिक जो हालत है वो सही होगी। तो वहाँ पर मनमोहन सिंह थे और शीला दीक्षित भी थी। तो मनमोहन सिंह का जवाब था कि हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, जो सामाजिक प्रतिबद्धता होती है, जो लोकतंत्र के अंदर, ये डेमोक्रेसी के अंदर, जो संविधान के अंदर लिखा गया है कि लोक नियोजक यानी आम आदमी के लिए जो सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए वो उसका प्रॉफिट से कोई महत्व नहीं है। तो हम बस का भाड़ा या जो आम आदमी इसमें चलता है, कोई बड़ा आदमी तो चलता नहीं है, तो हम इस आप जो फेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह का जो एक सामाजिक पक्ष था या उनका जो आप कहें कि समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व था एक प्रधानमंत्री के रूप में या एक प्रणेता के रूप में या एक प्रशासक के रूप में, तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकती हैं कि मनमोहन सिंह कितने बड़े शख्सियत थे, एक प्रशासक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक युगांतकारी परिवर्तक आप उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने कहा था कि बहुत से प्रश्नों के जवाबों से बेहतर है मेरी चुप्पी, जिसने जाने कितने ऐसे सवाल हैं जिसकी आबरू को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आज की ये खबर दिन भर जिस पर रहेगा हमारा फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और इससे हमें दुख है, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एम्स अस्पताल में निधन हो गया है, उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे, उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए सभी लोगों के लिए दुख की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने भी दुख जताया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते इस जरूरत। पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी जी है, उन्होंने आर्थिक सलाहकार से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद को संभाला। शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इतनी विविधतापूर्ण पदों पर काम किया। वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Finance Secretary,
Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. It transformed the Indian economy. He was a technocratic master. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को सद्गति और उनके शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और आइए अब देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक विशेष रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों से एक बताया है। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई। अमेरिका भारत सैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिकी भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़ा निवेश दर्शाया। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky.
This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है। बैठक में प्रधानमंत्री ने शहरी परिवहन के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं और सड़क संपर्क, ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना सहित 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की। राज्यों को गांवों, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की भी सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन है या पाइपलाइन में है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास और उसके महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की और निपटारे में लगने वाले समय में कमी लाने का सुझाव दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के NSA जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर की अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार के मामले में राजनीति गर्मा गई है। घटना पर कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई DMK सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। के अन्नामलाई अपने घर के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि वो शुक्रवार से 48 दिनों का उपवास करेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी का प्रत्येक सदस्य अपने घर के सामने विरोध करेगा। साथ ही तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने प्रण लिया कि अब तक DMK को सत्ता से वो हटा नहीं देंगे, तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार के मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद के अन्नामलाई ने ये निर्णय लिया है। और अब बात देश के मौसम से जुड़ी हुई, जिसका मिजाज बदल रहा है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका, जिसका असर मैदानी इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आज सुबह 6 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक AQI नेहरू नगर में 441 दर्ज किया गया है।
इसके अलावा ओखला फेज 2 में AQI 425, बवाना में 411, CRI मथुरा रोड पर 413, द्वारका में 409, मुंडका में 413, पटकड़ में 401, आरकेपुरम में 410, सिटी फोर्ट में 407 AQI दर्ज किया गया है। हाल ही में ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां हटाई गई, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। साल 2025 में जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये ब्रिज जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि यहाँ काम करना सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। भारत का इकलौता केबल स्टे ब्रिज जिसके नीचे है रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज तैयार। 385 मीटर लंबा ब्रिज जिसके नीचे बना प्लेटफॉर्म किसी अजूबे से कम नहीं। पूरे निर्माण के दौरान एक भी दिन के लिए भी ट्रेनों के आवागमन को नहीं रोका गया। ब्रिज की क्षमता 70 टन वजन को उठाने की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा केबल स्टे ब्रिज 100 साल की जरूरत को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर बन रहा है। ये ब्रिज लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सबसे लंबे फ्लाईओवर पर देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 385 मीटर है। काम की बारीकी इतनी है कि रेल लाइन के ऊपर 5-5 मीटर के ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिज के दोनों तरफ से समान लंबाई से निर्माण हो रहा है। इंजीनियर हर काम पर बराबर नजर रखे हुए हैं ताकि ब्रिज के दोनों छोर समान रूप से मिले और मजबूती बनी रहे। ये पुल 2 बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ा हुआ है। ये पहला ब्रिज है जिसके ठीक नीचे एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम मदन महल है। इस पुल का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने करवाया है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था ये। यहाँ पे फ्रांस की जो टीम थी उस टीम ने बड़ा सहयोग किया और जो हमारे इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंसी थी हमारी, इन्हें पर डे अपना डिफ्लेक्शन कितना हो रहा पर डे रिकॉर्ड रखा। ईश्वर की कृपा से दोनों तरफ से 90 से 96 मीटर एक लेवल में मिला के आज स्टिचिंग का काम हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज में विशेष तकनीक कास्ट इंसिटू फॉर्म ट्रेवल गंट्री का उपयोग किया जा रहा है। इसमें जमीन से बिना किसी सपोर्ट के कंक्रीट स्लैब की ढलाई की जा रही है। इसका वजन 180-190 टन होता है। इसे बैलेंस कैंटिलीवर तकनीक से बनाया जा रहा है जिसमें 56 स्टे केबल से इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबलपुर में निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज के शुरू हो जाने से न सिर्फ जबलपुर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी बल्कि नागपुर और कटनी की तरफ जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। बात हरियाणा की, जहां के जिला फतेहाबाद स्थित मां की रसोई लोगों के लिए मानवता का अद्भुत उदाहरण बन गई है। यहाँ प्रतिदिन लाखों लोग 10 रुपये में अपना पेट भर भोजन करते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं तो भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। माँ की रसोई बनी मानवता की अद्भुत मिसाल। 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। गरीबों को निःशुल्क भोजन कराता है माँ की रसोई। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थित है माँ की रसोई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित मां की रसोई मानवता की अद्भुत मिसाल बन चुकी है। ये रसोई पिछले 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर समाज सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रही है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खाना खाकर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। यहाँ खाना खाने वाले लोगों का कहना है कि माँ की रसोई का भोजन घर से भी स्वादिष्ट है और ये पहल मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों को भी यहाँ से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माँ की रसोई 2.5 साल से चल रही है। लगभग 450-500 आदमी डेली खाना, लगभग सभी शहर का सहयोग है उसमें।
मां की रसोई के प्रमुख संचालक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानवता की सेवा के लिए ये कार्य वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये काम केवल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो रोटी के कारण भूखे रहते हैं या फिर समय अभाव के कारण वो घर नहीं जा पाते। उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ निःशुल्क की गई है। पूरे सप्ताह अलग अलग सब्जियों के साथ विभिन्न प्रकार की चपातियां, सलाद तथा मीठे के साथ ये खाना दिया जाता है तथा खाना खाकर हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि जाहिर करता है कि घर से भी स्वादिष्ट खाना उन्हें यहाँ पर फ्री उपलब्ध हो रहा है। जब से जहाँ पे माँ की रसोई बनी है और हम घर से खाना नहीं लाते, क्योंकि जहाँ पे 10 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा खाना बनता है जहाँ पे, और जहाँ पर जितने भी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं वो भी आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वो डेली यहाँ पर 10 रुपये दे करके खाना खा के जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ से पैक होकर खाना जाता है जो बिल्कुल फ्री है। मां की रसोई का खाना नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, जहां मरीजों को बिना किसी शुल्क भोजन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, ओवर टू यू। चल अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज के सभी अखबारों में पहले पेज पर और बल्कि अन्य पेज पर भी हमें जो खबर देखने को मिली है वो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, आज सभी अखबारों ने शोक व्यक्त करते हुए उनके स्मरण को याद किया है, तमाम अलग अलग तथ्यों के साथ। किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा, किस तरह से उनका सामाजिक जीवन रहा, तमाम पहलुओं के साथ आज ये खबर हमें देखने को मिली है। और नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन बनाया है कि इकोनॉमी के डॉक्टर नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर के आज तमाम अखबारों में हमें ये खबर देखने को मिली है। एक और खबर की बात करते हैं, ये है वीर बाल दिवस से जुड़ी हुई खबर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमाम मूल मंत्र दिए और उसको कोट करते हुए एक हेडलाइन बनाई गई है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बात युवाओं को, बालकों को संबोधित करते हुए कही साफ तौर पर। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और ये प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां जो है वो 2047 में विकसित भारत के निर्माता बनेंगे, ये बात राष्ट्रपति ने उम्मीद जताते हुए कही। एक और खबर की बात करते हैं जिसे दैनिक जागरण अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है, अन्य अखबारों में भी हमें पहले पेज पर या अन्य पेज पर देखने को मिली है। यह है आपकी चेतावनी, INDI से कांग्रेस को बाहर करा देंगे। आप और कांग्रेस के बीच किस तरह से अब खींचतान चल रही है, आज के अखबारों में ये खबर देखने को मिली है। ममता और लालू के बाद एक और सहयोगी दल ने अब मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को ममता ने कहा था कि INDA का नेतृत्व करने को तैयार हैं। 10 दिसंबर की बात करें तो लालू बोले थे कि ममता को देना चाहिए INDA का नेतृत्व और अब अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, नहीं तो विपक्षी गठबंधन से अलग करने की करेंगे मांग। ये बात आपने कही है और कांग्रेस की तरफ से भी अब तीखा पलटवार किया जा रहा है। तो ये खबर आज पहले पेज पर अखबारों में देखने को मिली है। एक और खबर की बात करें तो ये है DU से जुड़ी हुई खबर। जी हां, DU शुरू करेगा हिंदू अध्ययन में PhD। तो यदि आप हिंदू अध्ययन में PhD करना चाहते हैं तो DU की तरफ जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की स्थायी समिति के प्रस्ताव में ये जानकारी दी गई है और शुरुआत में इस विषय में उपलब्ध होंगी 10 सीटें। इस खबर को आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर स्थान दिया है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि बैंकों में फंसा कर्ज 13 साल के निचले स्तर यानी कि 2.7% पर आया। रिजर्व बैंक के माध्यम से ये खबर प्रकाशित की गई है। RBI के मुताबिक परिसंपत्ति की गुणवत्ता बेहतर हुई है और इनका सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जिसे GNPA कहते हैं उसका अनुपात मार्च 2024 के अंत में 2.7% और सितंबर 2024 के अंत में 2.5% पर आ गया, जो 13 साल का सबसे निचला स्तर है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो अखबारों ने इन खबरों को अपने अलग अलग पेज पर स्थान दिया है हेडलाइन के साथ। शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में सभी अखबारों की जो सुर्खियां उनको समेटकर हम तक और हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। बाकी खबरों और अपडेट्स के साथ हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आज सुनो
खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं नया सवेरा में दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। इजराइल ने यमन पर किए जबरदस्त हवाई हमले। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को बनाया गया निशाना, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हुए हताहत। वहीं सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस बाल बचे। टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक उड़ान में सवार होने वाले थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने के स्लोवाकिया के प्रस्ताव की हुई तैयारी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी जानकारी। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे। पुतिन ने बार बार कहा कि रूस कीव के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात भी कही है। इजरायली अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू के खिलाफ जांच शुरू करने का दिया आदेश। पीएम नेतन्याहू की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक विरोधियों और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में एक गवाह को परेशान किया। और अब खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2023-24 की जारी। ये रिपोर्ट वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में बताती है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों की धोखाधड़ी के मामले बढ़े। इनकी संख्या 18,000 से 461 हुई, जबकि इसमें शामिल राशि 8 गुना से अधिक बढ़कर 21,368 करोड़ रुपए हुई है। भारतीय बैंकों ने पिछले एक दशक में दुनिया भर के बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। 20 प्रमुख देशों में शुद्ध रूप से बुरे फंसे कर्जे यानी कि एनपीए के मामले में भारतीय बैंक सबसे आगे। सितंबर तिमाही में भारतीय बैंकों का शुद्ध एनपीए घटकर 0.57%, जबकि सकल एनपीए 13 साल के निचले स्तर यानी 2.5% पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक वैश्विक तेल मांग की वृद्धि की अगुवाई करने के लिए तैयार। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत इस अवधि के दौरान वैश्विक तेल मांग में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जोड़ेगा, जिससे पूरे पेट्रोलियम उद्योग का प्राथमिक विकास आगे होगा। खबरें अब देखते हैं खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का आज दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया ने आज 6 विकेट पर 311 रन के आगे खेलना शुरू किया। मेजबान टीम पहली पारी में 474 रन बनाकर हुई ऑल आउट। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कोनस्टास से भिड़ना भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को
पड़ा भारी। ईसीसी ने विराट कोहली पर जुर्माना लगाया। मैच रेफरी एंड बॉयक्राफ्ट ने कोहली की 20% मैच की फीस काटी, साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। अब बुमराह के नाम कुल 435 विकेट हो चुके हैं। भारतीय महिला टीम और वेस्टइंडीज आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने सामने। सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार। सीरीज के पहले मैच को भारत ने 211 रन से अपने नाम करने में सफलता हासिल की। विजयवीर सिद्धू ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। प्रतियोगिता का रजत पदक गुरप्रीत सिंह के नाम रहा। और अब बात जल जीवन मिशन योजना की, जो धरातल पर एक नया अध्याय लिख रही है। 5 साल पहले शुरू की गई ये योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई। राजस्थान से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जल जीवन मिशन ने बदली देश की तस्वीर। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के लोगों का जीवन बनाया आसान। जल जीवन मिशन जल संकट को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार। जल जीवन मिशन से अब हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन योजना ने बदल दी ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत जयपुर ग्रामीण जिले में हर घर नल जल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्याओं से निजात मिल रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पहले पानी की गंभीर समस्या हुआ करती थी। वहीं महिलाओं को पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहकर के पानी भरने का संघर्ष करना एक मजबूरी बना हुआ था, लेकिन महिलाएं अब जल जीवन मिशन योजना के कारण एक नई राहत महसूस कर रही हैं। हमारे घर में सुविधा हो गई है, घर में पानी आ गया है तो हमारे को है ना पानी मिलने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती। गृहिणी रेखा मीणा ने बताया कि पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह से पूरे गांव की महिलाएं पानी लाने की जुगत में लग जाती थी। अब जल जीवन मिशन योजना से हर घर खुशहाली आ गई है। पहले हम बहुत परेशान होते थे, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं से हैंडपंप से पानी खींच के लाना पड़ता था। हमारा समय भी बर्बाद होता था, परिवार को भी समय नहीं दे पाते थे। और जब से हमने मतलब हमारे जीवन में जल जीवन मिशन आया है और जब से हमने ये नल लगवाया है, उसके बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है। अब महिलाओं को पानी के लिए हैंडपंप पर कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि समय पर इस योजना की वजह से घर में ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छी जल मिशन योजना के तहत घर घर में पानी आ गया और पानी इतना टेस्ट है, मीठा है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, समय का बचत होती है। जल जीवन मिशन योजना से महिलाओं के समय की बचत हुई है। अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में दे पा रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। गांव में पानी की भी कोई समस्या नहीं रही, हमारे समय में भी बचत हुई और पढ़ाई में भी समय मिल पाया। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना से संबल मिला है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखे हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो पाए। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया, तो यूपी रोडवेज की तरफ से हजारों बसें चलाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिव्य और स्वच्छ महाकुंभ। भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन के लिए संगम नगरी का कायाकल्प। देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता महाकुंभ का संदेश यात्रा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं।
इसके सफल आयोजन के लिए प्रयागराज नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज नगर निगम महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम की 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छता महाकुंभ का संदेश लेकर शहर के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। 27 दिसंबर को स्वच्छता महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न अखाड़ों और मंदिरों के साधु संत भी सम्मिलित होंगे। 28 दिसंबर को प्लास्टिक दान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 100 वार्ड में प्लास्टिक लाओ थैला पाओ अभियान चलाया जाएगा। 29 दिसंबर को स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। यह LED वैन पूरे वार्डों में जाकर के जन जन को जागरूक करने का काम करेगा। नगर निगम के संसाधन की इसमें सारे चित्र हैं। नगर निगम किस प्रकार से सफाई व्यवस्था कर रही है, उसका रोड मैप क्या है, वो सब भी बताया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। प्रयागराज की धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य और भव्य संयोग में महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जल हो या फिर थल हो, सुरक्षा हो या फिर स्वच्छता हो, संस्कृत की बात हो या फिर समरसता का भाव हो, महज 2 हफ्ते से भी अब कम वक्त बचा है जब अब ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हर विभाग हो, हर व्यक्ति हो, जन जन की बात हो या फिर सरकारी तमाम महकमों की बात हो, हर कोई अपने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। और अब से कुछ दिनों के अंदर ही सारी की सारी स्थितियां अपने आप पूर्ण हो ही जाएंगी, क्योंकि अब वक्त हमारे पास शेष नहीं है और ये तैयारियां यहां पर हमें बिल्कुल अपने उत्कर्ष पर दिख रही हैं। मनीष वाजपेयी, DD न्यूज, प्रयाग। और आइए बात करते हैं मौसम को लेकर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड बढ़ गई है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि चंडीगढ़, दिल्ली और NCR में आज बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कोंकण और महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ ही साथ मणिपुर में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि तमाम राज्यों में क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।